नहीं गिरते, बल्कि ये अमीर हमें अपने पैरों पर गिरने के लिए मजबूर करते हैं। पैर आपके, हाथ आपके और मेहनत आपकी, तो फिर वो कैसे आपको मजबूर कर सकते हैं? मेम साहब, अंदर में जो महिला थी वो गांव की जमींदार की बेटी है, और हमारे गांव का जमींदार कर्ज देने के नाम पर लगान इतना बड़ा देता है कि हम चुका नहीं पाते, और फिर कर्ज ना चुका पाने पर हमारी जमीन हड़प लेता है। तो आप सरकार से क्यों नहीं मदद मांगते? वो आपकी मदद करेंगे। देश में कई सारी सरकारी योजनाएं हैं जो सिर्फ आपके लिए है। मेम साहब, सरकारी योजना हम गरीब के लिए नहीं बल्कि सरकार के कर्मचारियों के लिए होती है। हमारे नाम पर तो केवल वोट लिया जाता है। उनकी दुख भरी बातें सुनकर ईशानी अपना गुस्सा भूल गई। उसने बच्चों के हाथ में पैसे दिए और वंश के साथ वापस वहीं कंस्ट्रक्शन एरिया पर लौट गई, जहां वो 2 दिन के लिए फंस गए थे। ईशानी गुस्से में इधर उधर टहल रही थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। वंश उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नाकाम रहा। तभी वहां विराज आया और उसने ईशानी से पूछा, क्या हुआ ईशानी? वंश ने बताया कि तुमने मेले में कुछ गड़बड़ की है। मिस्टर ओबरॉय, गड़बड़ मैंने नहीं, उस जमींदार की बेटी ने की है। ईशानी ने वंश, एपी और विराज को सब बता दिया। वहां हुई वारदात के बारे में जानने के बाद तीनों के चेहरे पर गुस्से की ज्वाला फूट पड़ी। वंश ने कहा, ये दुनिया ऐसी ही है ईशानी, तुम ये सब भूल जाओ, हम कल जाकर उन्हें थोड़े और पैसे दे देंगे। एपी ने कहा, वंश सर, यह बात पैसे की नहीं है, उनके आत्मसम्मान की है। कल जो गुंडे उस मैनेजर के साथ आए थे वो भी उसी जमींदार के लोग हैं। सोचो, हमारे साथ वो इतना गलत कर सकता है तो गांव के लोगों के साथ क्या करता होगा। हाँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि इन गांव के लोगों की सभी तकलीफें दूर हो जाती। मिस्टर ओबरॉय, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? ईशानी, तैयार हो जाओ, हमें आज शाम को एक पार्टी में जाना है। विराज ने एकदम शांत अंदाज में कहा। मिस्टर ओबरॉय, हम क्या बात कर रहे हैं और आप क्या बोल रहे हो? वही बोला जो तुमने सुना। अब जाओ, हमें इस गांव के मुखिया के घर जाना है, वो खुद बुलाने आए थे। अब जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, बाकी बातें वहां चलकर करेंगे। ईशानी गुस्से में ही सही पर तैयार होने चली गई। वंश और एपी विराज को देखकर मुस्कुराने लगे। एपी ने विराज से कहा, सर, क्या हम जो सोच रहे हैं आप वही करने जा रहे हैं? हाँ एपी, तुम्हारी लेडी बॉस की यही मर्जी है तो हमें ये करना ही पड़ेगा। क्यों वंश, करूं या नहीं? मेरी बहन जो चाहती है ठीक वही करो, उसकी खुशी हमारी खुशी। तीनों ठहाके मारकर जोर जोर से हंसने लगे। वहीं वॉशरूम में कपड़े बदल रही ईशानी को लगा कि उसके आसपास किसी को गरीबी से मतलब नहीं है। ईशानी ने सिल्क वाली ग्रीन साड़ी पहनी और खेत से चुने हुए गुलाब के फूलों का गजरा लगा लिया। जब वो तैयार होकर आई तो तीनों उसकी सादगी भरी सुंदरता को देखकर मुस्कुराने लगे। वंश ने पूछा, तुम ये कपड़े कब लाई ईशानी? जब आप सभी अपने ऑफिस की फाइल रख रहे थे तो मैंने थोड़े बहुत कपड़े रख लिए थे, बाकी फूल तो मुझे खेतों से मिल गए। विराज ने अपने हाथ को आगे करते हुए कहा, तो चले मिसेस ओबरॉय। ईशानी सबके सामने विराज को ऐसा करते हुए देखकर शर्मा गई। एपी और वंश भी हंसने लगे। वंश मजदूरों के साथ रोड का काम देखने चला गया और ईशानी एपी और विराज के साथ पार्टी में चली गई। पार्टी गांव में थी, लेकिन उसकी सजावट किसी रॉयल फैमिली से कम नहीं थी। होती भी कैसे? गांव का मुखिया जमींदार होने के साथ साथ राज परिवार से ताल्लुक भी रखता था। उसके पूर्वजों ने उस गांव पर एक समय पर राज किया था। पार्टी की रंगत देखकर ईशानी ने विराज से पूछा, मिस्टर ओबरॉय, ये किसी साधारण गांव के मुखिया की पार्टी तो नहीं लग रही है। हाँ ईशानी, ये केवल मुखिया के घर की पार्टी नहीं है, बल्कि सालों से ऐसे ही कई गांवों पर राज कर रहे राजा की पार्टी है। वैसे ये पार्टी तुम्हारे लिए भी सरप्राइजिंग होने वाली है। वो कैसे मिस्टर ओबरॉय? ईशानी ने सवालों भरी नजरों से पूछा। बस देखती जाओ मिसेस ओबरॉय। विराज को जब भी प्यार से ईशानी को छेड़ना या उस पर हक जताना होता था तो वो उसे मिसेस ओबरॉय कहकर बुलाता था, और ये बात ईशानी को भी बहुत अच्छी लगती थी। मुखिया की पार्टी बस नाम मात्र की गांव की पार्टी थी। उसमें आए मेहमान या तो विदेशी थे या फिर शहरी। विराज को देखकर मेहमानों की आंखों में चमक आ गई और लड़कियों की आंखों में लालच।
तभी विराज के सामने एक लंबा चौड़ा आदमी आकर खड़ा हो गया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, राम राम भाई जी, आओ जी आओ। हमें लगा था कि आप लोग नहीं आओगे। विराज की जगह एपी ने जवाब देते हुए कहा, मुखिया जी कैसे नहीं आते, आपने जो बुलाया था। मुखिया जी ये ईशानी मैम है, सर की वाइफ, और मैम ये इस गांव के मुखिया मिस्टर गिल है। मुखिया विराज के मुंह से जवाब सुनना चाहता था, लेकिन जब एपी ने जवाब दिया तो उसका मुंह उतर गया। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और दोबारा बोला, अरे लाडो की अम्मा, जल्दी इधर आओ, देखो जरा कौन आया है। अरे दिल्ली से विराज सर आए हैं और अपनी मैडम को भी साथ लावे है। मिस्टर गिल अपनी वाइफ को बुलाने के लिए अंदर गए। उसी वक्त ईशानी ने एपी से पूछा, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के होकर ये मुखिया जी ने खुद को आधा अंग्रेज क्यों बना रखा है? इनका पूरा नाम क्या है? मैम, मिस्टर गिल को देसी लोग नहीं, विदेशी लोग पसंद है। इन्हें अंग्रेजी आए ना आए, अंग्रेज जरूर बुला लेंगे। मिस्टर और मिसेस गिल को गरीबों से नफरत और अमीरों से प्यार है, इसलिए कहीं भी पूरा नाम नहीं बताते। अच्छा, मतलब ललन लाल को लालू नहीं लेलू बनना पसंद है। एपी और विराज ईशानी के बेकार जोक पर हंसने की जगह सदमे में आ गए। और जब सदमा लगने की बारी ईशानी की आ गई, क्योंकि सामने मिस्टर गिल और मिसेस गिल खड़े थे। मिसेस गिल को देखते ही ईशानी का चेहरा गुस्से में लाल हो गया, लेकिन मिसेस गिल ईशानी को पहचान नहीं पाई। जी नमस्ते, आइए आइए, मैं मिसेस गिल, मुखिया जी की लुगाई। मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है मैडम। हाँ, आपने आज ही देखा था मुझे मेले में। अच्छा, तो आप मेले में गई थी। हमारा तो सुबह से दिमाग खराब है। एक शहरी लड़की मिल गई थी। उसे कैसे बताऊं कि मैंने भी शहर से पढ़ाई की है, लेकिन मुखिया जी के प्यार ने इस गांव में पटक दिया। विराज सब कुछ देख रहा था। उसने आंखों से एपी को इशारा किया और फिर मुखिया से बोला, मिस्टर गिल, हमें वक्त नहीं मिला कि हम आपके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ला पाए, इसलिए आपको एक छोटी कार गिफ्ट में देना चाहूंगा। एपी, कार की चाबी देना। एपी ने कार की चाबी देते हुए मुखिया से कहा, आज सुबह आपकी कार मेले के पास खराब पड़ गई थी, जिसकी वजह से ईशानी मैम को बहुत दिक्कत हुई है, इसीलिए सर आपके लिए नई कार लाए हैं। कार का नाम सुनते ही मुखिया और पार्टी में आए लोगों की आंखें फटी रह गई। ईशानी को भी ये एक झटके जैसा लगा। मिस्टर गिल और मिसेस गिल ने कार की चाबी लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, विराज ने एपी के हाथ से कार की चाबी छीन ली। मिस्टर गिल, कार तो आपकी है, लेकिन मेरी वाइफ ने भी आज मुझसे एक गिफ्ट मांगा था। क्या आप उसे गिफ्ट देने में मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ सर जी, क्यों नहीं, आप बस हुक्म फरमाइए। हमारी लुगाई के पास एक से बढ़कर एक इम्पोर्टेड गहने हैं। मैडम जी को जो चाहिए वो ले ले। विराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ईशानी को गहने नहीं, गांव के 50 परिवारों की जमीन चाहिए, जिसे आपने हड़प रखा है। जमीन की बात सुनते ही मिस्टर गिल के होश उड़ गए। उसने गुस्से में विराज को नजरें क्या दिखाई। वहाँ खड़े विराज के बॉडीगार्ड ने अपनी बंदूक तान ली। मामला गर्म होता उससे पहले ही वहाँ नमन सिंघल आ गया। उसे देखते ही विराज के चेहरे पर स्माइल आ गई। एपी ने विराज से धीरे से कहा, हम जीत गए सर, बकरा खुद हलाल होने आ गया है। नमन ने मिस्टर गिल को समझाते हुए कहा, मुखिया जी, मिस्टर ओबरॉय जो मांग रहे हैं वो उन्हें दे दीजिए, मैं आपको सब समझाता हूँ। नमन की बात मुखिया एक बार में मान गया। ये देखकर ईशानी हैरान थी, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। मुखिया एपी के दिए कागजों पर साइन करने लगा। इसके बाद उस पार्टी में विदेशी लोगों की जगह देसी लोगों ने ले ली। सभी गांव वाले जश्न में डूब गए। उनके साथ जो हुआ था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। ईशानी की विश भी पूरी हुई थी। सभी नाचने लगे। ऊपर से मिसेस गिल को ईशानी से माफी भी मांगनी पड़ी। ये सब देखकर नमन ने विराज से कहा, क्या हम बात कर सकते हैं? कमरा खाली है। शर्त बस इतनी है कि वहाँ मैं और आप होंगे, मिस्टर विराज ओबरॉय। ईशानी को लगा कि आज उसके पति और नमन के बीच युद्ध होगा, लेकिन उसे भी लगा कि आज दोनों को अकेला छोड़ना ही सही रहेगा। वो उन दोनों को छोड़ गांव वालों की खुशियों में शामिल हो गई। मुखिया के घर के किसी एक कमरे में नमन ने दांत पीसते हुए कहा, इस गांव का मुखिया मुझे हर साल करोड़ों का मुनाफा कराता है। आप मुझसे ये सब नहीं छीन सकते। तुमने किसानों से गलत तरीके से जमीन छीनी थी, जो गलत है। बिजनेस करना है तो सही तरीके से करो। गरीबों
के खून से सना बिजनेस बर्बादी लाता है। मुझे नहीं पता था कि मुखिया गांव वालों से इस तरह पैसे निकाल रहा है। अगर पता होता तो मैं उसे रोकने की कोशिश जरूर करता। अब मैंने रोक दिया। तुम्हारे सर से एक पाप कम हुआ। नमन ने एक लंबी सांस ली और पहली बार विराज के सामने अपनी हार मानी। विराज ने नमन की ओर देखते हुए कहा, तुम जैसे जीनियस बिजनेसमैन से मैं दुश्मनी नहीं, दोस्ती रखना चाहता हूँ। ये सब क्यों मिस्टर विराज? केवल ईशानी के लिए? ऐसा क्या है जो आप छुपा रहे हो? ईशानी के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? विराज ने गहरी सांस लेते हुए नमन से कहा, मेरे मॉम डैड की वजह से ईशानी के डैड की जान गई है, जिसका बोझ मेरा दिल नहीं उठा पा रहा है। नमन विराज की बात पर चौंक गया और कुछ देर सोचने के बाद मुस्कुराने लगा। और मैं भी अपनी दोस्त ईशानी के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, उसका ख्याल रखना चाहता हूँ। क्या मैं आपके साथ यहाँ रुक सकता हूँ? विराज नमन को ना करने जा ही रहा था कि पीछे से ईशानी ने कहा, आप जब तक चाहे हमारे साथ रुक सकते हैं मिस्टर सिंघल। आपको भी पूरा हक है अपनी इस दोस्त के साथ वक्त बिताने का। विराज ईशानी की बातों को कभी मना नहीं कर पाता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। सभी लोग गांव वालों की मदद करने के बाद वापस कंस्ट्रक्शन एरिया वाले घर लौट आए। ईशानी को कमरे में गुनगुनाता देख विराज ने पूछा, तुम खुश तो हो ना ईशानी? मिस्टर ओबरॉय, मैं खुश नहीं, बहुत खुश हूँ। आपने मुझे लाइफ का बेस्ट गिफ्ट दिया है। नमन चाहे जैसा हो, मुझे अपनी बहन जैसा मानता है। उसे आपने यहाँ आने दिया, गरीब किसानों को उनकी जमीन भी वापस दिला दी। और क्या चाहिए मुझे? मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ ईशानी। अब जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, रात काफी हो गई है। विराज ईशानी को फ्रेश होने के लिए कहकर जैसे ही अपने काम में लगा, ईशानी ने झट से उसे अपने गले लगा लिया। विराज भी ईशानी की इस हरकत से खुश हो गया, क्योंकि वो खुद हमेशा उसे अपने करीब लाने के बहाने ढूंढता रहता था। ईशानी ने सोचा कि वो विराज से अपने दिल की सभी बातें कह देगी। ईशानी ने जैसे ही विराज से कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, वैसे ही विराज का फोन बजा। वो ईशानी को खुद से दूर करते हुए फोन लेकर बाहर निकल गया। ईशानी के दिल में जोर का झटका लगा। उसने टॉवल उठाया और वॉशरूम में चली गई। नहाते हुए ईशानी के मन में बहुत सारी बातें आने लगी। मिस्टर ओबरॉय कभी मुझे छोड़कर अपना फोन उठाने नहीं जाते। ऐसा किसका फोन होगा जो उन्हें कमरे से बाहर जाकर बात करना पड़ा? नहीं नहीं ईशानी, तू फिर से मिस्टर ओबरॉय पर शक नहीं कर सकती। छोड़िए फालतू बातें। ईशानी ये सब सोचना बंद करती उससे पहले ही उसके कानों में विराज की आवाज पड़ी, विधु, हम जल्द मिलेंगे, बस कुछ दिन और, फिर हम साथ होंगे। जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक हम साथ रहेंगे। चलो, अब मैं फोन रखता हूँ। कौन था फोन के दूसरी ओर, जिसे विराज विधु कहकर पुकार रहा था? क्या विराज की जिंदगी में ईशानी के अलावा कोई और लड़की भी थी? क्या होगा ईशानी और विराज के रिश्ते का अगला मोड़?